कोलकाता फाइल्स पर सुप्रीम सवाल। अड़तालीस घंटे बाद बदलापुर पर फिर होगा बवाल। मध्य प्रदेश के पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन। आज सबसे पहले बात होगी कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत की कड़ी फटकार की और तीखे सवाल की। साथ ही हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बदलापुर में 48 घंटे के अंदर मचने वाले सियासी बवाल की। कैसे, यह भी हम आपको समझाने वाले हैं। बात यह भी करेंगे कि अयोध्या के शैतान पर बुलडोजर एक्शन क्यों और आखिर कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश भी आपको लिए चलेंगे, कैसे छतरपुर में पत्थरबाज का 5 करोड़ का मकान बुलडोजर से खंडहर बन गया, यह भी हम आपको दिखाएंगे। और इन्हीं खबरों पर हम बातचीत करेंगे। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त कोलकाता से मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण सहगल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज ओझा भी मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही वीरेश पांडे भी अयोध्या से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले अभी की बड़ी खबर, कोलकाता रेप एंड मर्डर पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा, यह टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की जज की तरफ से। कोलकाता का केस चौंकाने वाला है। अननेचुरल डेथ रिपोर्ट से पहले पोस्टमार्टम कैसे, यह एक बहुत गंभीर सवाल पूछा गया। इसके अलावा 9 अगस्त की रात 11:45 पर एफआईआर क्यों, यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। पहले पोस्टमार्टम फिर एफआईआर, हैरान हूं, यह कहा जज ने। अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। 5 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई अब होनी है। आपको बता दें कि इस मामले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जब पहली सुनवाई हुई थी उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज यानी गुरुवार को इस मामले में सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दे। आइए सीधे मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलता हूं। निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद है। निपुण, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ वो तो जरूर आप बताइएगा, लेकिन खास बात यह कि जिस तरीके से वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल कई गंभीर खड़े किए हैं, उससे पूरी जो जांच एजेंसी है वो सवालों के घेरे में है। बिल्कुल बिल्कुल, जांच एजेंसी सवालों के घेरे में है। यहां पर मतलब कलकत्ता पुलिस से है। जी बिल्कुल। देखिए, दरअसल हुआ ये कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दी, अभी तक की जांच की, और साथ साथ केस डायरी पश्चिम बंगाल पुलिस ने दी, जो शुरू के 5 दिनों में उसने जांच की थी। जजों के सामने दोनों बातें थी और जजों ने पाया कि जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल ही उल्टी सीधी है। यानी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। सुबह 5:50 पर शव मिला, या ये कहिए कि अवचेतन अवस्था में एक लड़की ट्रेनी डॉक्टर वहां पर मिली, ऐसा कहा गया। लेकिन पुलिस के पास जो केस डायरी में जो दर्ज किया है उन्होंने जनरल रजिस्टर में, सुबह 10:10 का, यानी 5 घंटे का समय यहां बीत जाता है। उसके बाद आखिरकार पुलिस जब एफआईआर करती है रात को 11:45 पर, शाम को 7:15 बजे पोस्टमार्टम खत्म होता है। उसके बाद घटनास्थल को सील करती है पुलिस। यानी 14, 15, 16 घंटे, कीमती घंटे बर्बाद किए पुलिस ने। इस पर कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए और जस्टिस पारडीवाला जो बेंच के सदस्य थे उन्होंने कहा, 30 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं, मैंने पुलिस का ऐसा आचरण कभी नहीं देखा। ये कोई नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेकर आए हैं क्या? क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में तो ऐसी प्रक्रिया है नहीं। और इन सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा था पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोलकाता पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को जल्द आदेश देने को कहा है। कल शाम 5 बजे तक पॉलीग्राफी टेस्ट का आदेश दें, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सीबीआई ने दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आवेदन दिया है। निपुण, इस बारे में क्या और पता चल पाया है? आदेश में क्या कुछ स्पेसिफिक बातें कही गई?
बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए जो स्टेटस रिपोर्ट थी आज मुख्य रूप से सीबीआई की थी, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और कोर्ट ने उसे देखा और एक बात ऑब्जर्व की और सीबीआई ने बताया भी। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे कि हम भी जांच को चाहते हैं कि ये तेजी से आगे बढ़े और पॉलीग्राफी टेस्ट करना जरूरी है आरोपी का, जिसके लिए हमने आवेदन दिया है। कोर्ट का भी जोर इस बात पर था कि जांच जल्दी जल्दी हो और सही दिशा में चले। ऐसे में जजों ने कहा कि जो मजिस्ट्रेट हैं कोलकाता के, जो कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं जिनके पास ये आवेदन गया है पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर, वो ज़्यादा डिले ना करें, इसमें देरी ना करें, कल शाम 5 बजे तक आदेश वो जारी कर दें। इस मामले में सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आरोपी संजय राय जो अभी तक पकड़ा गया है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और ये जांचा जाएगा कि क्या वो सारी बातें सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, और ऐसे तमाम दिशा निर्देश दिए हैं और 5 सितंबर को अगली सुनवाई की बात कही है। निपुण, एक बात और बताइए, जो दलीलें दी गई वहां पर पुलिस की, कोलकाता पुलिस की तरफ से, या फिर जो कपिल सिब्बल वहां पर जो बातें रख रहे थे, क्या कोर्ट का उस पर क्या रुख था? उससे संबंधित भी कुछ खास टिप्पणी आज हुई कि अदालत में? बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने जो कोलकाता पुलिस ने जो भी बातें कही थी उनको सिरे से नकार दिया। साफ साफ कहा, कपिल सिब्बल बहुत वरिष्ठ वकील है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जजों ने कहा कि सिब्बल साहब आप जिम्मेदारी से बयान दीजिए, आपके पास सारा रिकॉर्ड है और आप जो बातें कह रहे हैं जो रिकॉर्ड पर लिखी हैं, कोई बात आपस में मैच नहीं कर रही है और पुलिस के जो आपके अधिकारी हैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगते हैं, उनका कोई कंडक्ट सही हमें नहीं लग रहा है। ऐसे में अब तो जांच सीबीआई कर रही है, सीबीआई के साथ सहयोग करें और जो भी सामग्री है उसे जल्द से जल्द दे दें। ये सारी बातें कोर्ट ने कही है। एक अहम बात मैं इस केस से अलग हटकर ज़रूर बताना चाहूँगा कि जजों ने हड़ताली डॉक्टरों से भी अपील की है कि आप काम पर लौट आइए। देश भर के डॉक्टरों से कहा कि अगर आप काम पर लौटेंगे तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लगता है कि इसका असर कोई कार्रवाई नहीं। जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की अपील का एक असर भी है, क्योंकि अभी जो अगली बड़ी खबर दर्शकों तक मैं पहुंचाने वाला हूं, एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के भरोसे के बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। 11 दिनों से चल रही थी एम्स के डॉक्टर्स की हड़ताल। इस पूरे मामले का एक, चूंकि ये बहुत ही बड़ा दुखद पहलू है, डॉक्टर्स की मांग अपनी जगह बिल्कुल सही है, जायज है, लेकिन हड़ताल की वजह से आपको पता है लाखों मरीज देश भर में प्रभावित हो रहे थे। सरकारी अस्पतालों में जो गरीब इलाज के लिए जाते हैं, तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही थी और इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरजी कार के पूर्व प्रिंसिपल पर शिकंजा जारी है। 7वें दिन भी संदीप घोष से पूछताछ हुई है। कल 6ठे दिन संदीप से 14 घंटे तक पूछताछ हुई थी। संदीप घोष की गतिविधियों पर सीबीआई को शक है। सीधे आपको कोलकाता लिए चलता हूं, मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, कुल मिलाकर अगर संदीप घोष की बात की जाए तो सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास ये केस पूरा घूम रहा है, तभी तो बार बार ये पूछताछ हो रही है। कुछ और जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, बाड़ी से लेकर गाड़ी तक हर एक जगह शिकंजा कस रहा है। और अगर मैं अपने सूत्रों के आधार पर कहूं तो सीबीआई बहुत ही जल्दी कई कदम आगे बढ़ने वाली है इस मामले में, खास तौर से इसलिए क्योंकि पिछले 6 दिन में जो 75 घंटे के आसपास की पूछताछ हुई है, और आज की अगर पूछताछ की बात करें जो सुबह 10 बजे 10:30 बजे से चालू हुई है, लगातार जारी है, जिसमें एक और आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो दिख रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से इस मामले को गूफअप कहते हैं ना, उससे ज़्यादा बुरा हाल कर दिया गया है। जहां पर पुलिस कुछ कह रही है, कोर्ट में कुछ कहा जा रहा है, और उसके साथ साथ जो कागज़ में है वो कुछ और ही नज़र आ रहा है, जो कि प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है पुलिस की नज़र में, और आज सीबीआई की नज़र में पूर्व प्रिंसिपल की, जो प्रिंसिपल है उसे सब पता था विभाग में क्या हो रहा है। और आज यही हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित के माता पिता ने कहा कि उन्हें पता है कि विभाग में क्या हो रहा था और किसी को बचाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि बचाना छुपाना तो अपनी जगह है, क्या यहाँ पर तथ्यों के आधार पर ही ये प्रूव हो पाएगा कि नहीं कि ये रेप था, कि गैंग रेप था, या इससे ज़्यादा हीनियस क्राइम था। उससे महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वो दस्तावेज, क्या वो सबूत अब मिल भी पाएंगे कभी, जिनके जरिए सच तक पहुंचा जा सकता था। सही आप कह रही मनोज्ञा। और ये जो 100 घंटे की पूछताछ इस शख्स से हो चुकी है, ऐसा क्या लग रहा है सीबीआई को जिसके लिए बार बार ये पूछताछ की जा रही है, बार बार उसे ग्रिल किया जा रहा है? कुछ पता चल पा रहा है अंदर खाने से? कुछ जानकारी अगर आपको मिल पाई हो?
एक ही सवाल जब आपसे 5 बार किया जाए और अगर आप उसके अलग अलग जवाब देंगे तो शक की सुई तो यकीन में बदलती चली जाएगी। कुछ ऐसा ही हो रहा है डॉक्टर संदीप घोष के साथ। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर उनसे एक ही सवाल अलग अलग पूछा गया, आपको याद रहे कि वो एक फाइल लेकर आते हैं, अपनी बातें रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं होता है, लेकिन इसको पिरोना पड़ता है। एक छोटी छोटी बीड्स अगर आप मोती लेंगे तभी एक माला बनेगी, लेकिन अगर उसमें एक भी मोती का साइज बदल जाएगा तो आप समझ लीजिए कि ये माला का मोती नहीं है। और ठीक इसी आधार पर सीबीआई भी काम करती है। सीबीआई ऐसा नहीं है कि आमने सामने बैठ के आपसे लगातार सवाल जवाब करती है। कई बार बातों कुछ जैसे ही नई जानकारी मिलेगी दर्शकों तक वो सूचना पहुंचाएंगे। दरअसल ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल से सख्त सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया। उस बारे में भी एक बड़ी खबर आप तक मैं पहुंचा दूं। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के आगे कई बार ऐसा लगा कि कपिल सिब्बल बेबस हो गए थे। यूडी केस की टाइमिंग को लेकर सिब्बल से सवाल जवाब हुआ। पीएम से पहले यानी पोस्टमार्टम से पहले यूडी केस दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले यूडी केस कैसे दर्ज किया गया, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा, जब पता ही नहीं था मौत कैसे हुई तो केस दर्ज क्यों किया गया। जस्टिस पारदीवाला का कपिल सिब्बल को उन्हें दो टूक नसीहत दी गई कि अगर कुछ गड़बड़ है तो आप सुधार लें, फिर बताएं। सिब्बल की चुप्पी पर भी जज ने कहा कि देर क्यों कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पर जो वक्त लिखा है वो देखकर बस बता दीजिए। इसी बारे में और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी देंगे मेरे सहयोगी निपुण सहगल, जो पूरी कार्रवाई को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। निपुण जी, बहुत ज्यादा हेरफेर है जो पुलिस ने जो बातें बताई और कपिल सिब्बल जो कह रहे थे। जजों के पास भी वो सारे कागजात थे और जजों ने बार बार सवाल उठाया कि आप हमसे कुछ कह रहे हैं, यहाँ कुछ लिखा है। आखिर कपिल सिब्बल भी कई बार जो है अटकते हुए नजर आए, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। धारा प्रवाह बोलते हैं कोर्ट में और एक समा बांध देते हैं। लेकिन ये केस ऐसा है और पुलिस की कार्रवाई इतनी कमजोर रही है, इतनी अनप्रोफेशनल रही है कि वकील को भी जो है उसको डिफेंड कर पाना, उसका बचाव कर पाना मुश्किल था। जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि ये समझ में नहीं आता है कि सुबह 5:50 पर अगर वहां पर लड़की को देखा गया तो उसके बाद पुलिस को जो पुलिस ने दर्ज किया है कि सुबह 10:10 पर हमें जानकारी मिली। आखिर 5 घंटे के समय क्या हो रहा था, कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा था। कॉलेज प्रशासन भी राज्य सरकार के तहत आता है। पुलिस उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए दोपहर के बाद लेकर जाती है शरीर को। पोस्टमार्टम होता है शाम को 6:15 से 7:15 के बीच में। उसके बाद आकर घटना स्थल को सील किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक लंबा समय है। अननेचुरल डेथ की पहले रिपोर्ट लिख देते हैं, उसके बाद 11:15 बजे रात को 11:45 रात पर पिता की शिकायत पर मर्डर का केस दर्ज करते हैं। यानी 16-17 घंटे का समय बिल्कुल व्यर्थ गया है और उस दौरान केस का कहां से कहां जा सकता है ये समझा जा सकता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो शुरुआती घंटे होते हैं किसी भी तफ्तीश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, साक्ष्यों के लिहाज से, कड़ियों को जोड़ने के लिहाज से। तो इधर सुप्रीम कोर्ट सख्त है कोलकाता वाले मामले को लेकर, उधर बदलापुर कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बहुत सख्त रुख देखने को मिला है। 2 बच्चियों के यौन शोषण पर स्वतः संज्ञान लिया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। पुलिस और सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार लगी है। 12 अगस्त की घटना तो एफआईआर में देरी क्यों। देखिए यहां भी कुछ उसी तरीके का सवाल, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए थे कोलकाता कांड को लेकर। दूसरी बच्ची का बयान न दर्ज होने पर हैरान रह गया कोर्ट। जनता के आक्रोश के बिना तंत्र काम नहीं करता, यह सख्त टिप्पणी की है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। 2 बच्चियों के यौन शोषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है। कोर्ट ने यह कहा कि अगर जहां शिक्षा का मंदिर है, अगर वहीं पर भी बच्चे सेफ नहीं हैं, अगर बच्चों को डर लग रहा है जाने से, तो आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं इस स्कूल में और बाकी स्कूल्स में, इसके बारे में भी आप हमें डिटेल में एक एफिडेविट दीजिए। और ये एफिडेविट भी अगले मंगलवार को 2:30 बजे दिया जाएगा। सीधे आइए आपको लिए चलता हूं मैं, मेरे सहयोगी सूरज ओझा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सूरज देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की, कुछ उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कोलकाता पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, क्या कुछ और कहा गया बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से और क्या टिप्पणी की गई थी, जरा डिटेल में पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं
जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं जो बेहद ही गंभीर बातें कही हैं। उन्होंने फटकार लगाई है महाराष्ट्र पुलिस को। उन्होंने कहा है कि जब तक लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक क्यों मशीनरी काम नहीं करती, चीज़ों को क्यों गंभीरता से नहीं लिया जाता, और ये एक आम बात हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामला 13 तारीख का है, 16 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और दूसरे विक्टिम का बयान 22 तारीख को दर्ज होता है, तो आखिर इतनी लेट क्यों हो रही है। कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि हमने ये सुमोटो कर लिया और हमारे सुमोटो लेने के बाद बीच रात में, मतलब रात के समय आप पीड़िता के पिता का बयान दर्ज करते हैं, तो ये काफ़ी गंभीर बातें हैं। और साथ ही कोर्ट ने वार्निंग भी दी कि अगर हमें कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि आप लापरवाही कर रहे हैं तो हम कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को लताड़ा है और फटकार लगाई है कि जिस तरह से स्लो कार्रवाई की गई, जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन को जब इसकी जानकारी दी गई थी तो स्कूल प्रशासन ने क्यों कुछ नहीं किया। एफआईआर में जो दिखाई दे रहा है कि परिवार इस चीज़ों को का जिक्र कर रहा है, तो स्कूल प्रशासन पे पोक्सो के तहत क्या कार्रवाई की गई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम हर एक चीज़ की जानकारी आपको कंपाइल करके देंगे। अगली सुनवाई मंगलवार को 2:30 बजे रखी गई है, जिस वक्त कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इतना गंभीर मुद्दा है लेकिन फाइल कंपाइल्ड नहीं है, क्योंकि जो एफआईआर के पन्ने थे, साथ ही जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बिखरे हुए थे। उसे लेकर भी कोर्ट ने जो महाराष्ट्र पुलिस है उसे खरी खोटी सुनाई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख बड़ा ही कड़ा नजर आया इस मामले को लेकर। बिल्कुल। और देखिए, बदलापुर कांड पर महाराष्ट्र की सियासत भी बहुत गर्म है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमारा बंद राजनीति से प्रेरित नहीं है, हमें विकृत मानसिकता से लड़ना है। उद्धव समेत एमवीए ने दरअसल 24 अगस्त को बंद बुलाया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद में लोगों से जुड़ने की अपील की। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वट्टेवार का भी आरोप है कि आरएसएस और बीजेपी नेताओं का यह स्कूल है। वट्टेवार इस मामले को दबाया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाते भी नजर आए। पुलिस पर दबाव बनाया गया, यह बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है। झंडे रहकर कुछ होने वाला नहीं है, और इसलिए मैं सारी महाराष्ट्र की जनता है, जिसमें मेरी माँ, बहनें, सब कुछ, सारे लोगों को मैं विनती कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए, आपकी बच्ची है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, उनकी सुरक्षा के लिए अब ये जो सरकार है हिल नहीं रही और राजनीति कर रही है, राजनीति के आरोप लगा रहे हैं, तो उनको उनकी जगह दिखाने के लिए 24 तारीख का जो बंद है, हम परिवार बनकर ही इस विकृति का सामना करेंगे। पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, आरएसएस से रिलेटेड लोग हैं, ये तो पता ही है सबको। उन्होंने कंप्लेन कर देना चाहिए थी जब ये पेरेंट्स गए तो। और मैं यही कहता हूं कि इस मामले को दबाने के लिए किसके किसके फोन गए थे कि देखो इसमें कोई आगे मत बढ़ो, इसीलिए तो ये डिले हुआ। तो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों का स्कूल है, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई, इस तरीके की ढिलाई देखने को मिली है। यह गंभीर आरोप वहां विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। सूरज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या इस बाबत को जानकारी मिल पाई है क्या स्कूल प्रशासन को लेकर, किन लोगों का स्कूल है? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक स्कूल का जो बोर्ड है, जो ट्रस्टीज का बोर्ड है, उसमें उस पूरे इलाके के जितने भी नामी लोग हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें अलग अलग पार्टी के लोग हैं। ऐसे में जो संचालक है बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और इसी को लेकर अब जो विधानसभा के जो विरोधी पक्ष नेता हैं विजय वट्टेवार लगातार हमला करते नजर आ रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर वो स्कूल इस विचारधारा का है, वहाँ के लोग हैं, और इसी वजह से सरकार ने इस मामले को बड़ी ढिलाई से देखा, बड़ी ही लापरवाही दिखाई और मामला दर्ज करने में इतनी देरी लगाई। साथ ही 2 राज्यों में अपराध और भ्रष्टाचार पर बुलडोजर चला है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज बुलडोजर जमकर गरजा, और सबसे पहले एमपी के छतरपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुलिस पर पथराव और उपद्रव करने वाले आरोपी के करोड़ों की कीमत के आलीशान घर पर जब बुलडोजर चला तो कैसे महलनुमा मकान धराशायी हो गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस महल को बनाने में 5 साल लगे, उसे प्रशासन के बुलडोजर ने चंद घंटों में खंडहर में तब्दील कर दिया। दूसरी तस्वीरें यूपी के अयोध्या की हैं, जहां गैंगरेप के आरोपी मोईद के कॉम्प्लेक्स पर भी बुलडोजर चला है। लेकिन पहले एमपी के छतरपुर की बात हम कर रहे हैं। पुलिस का ये बड़ा एक्शन है। पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे उसके घर को जमींदोज कर दिया गया।
तो सख्त कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। और आप देख पा रहे हैं कुछ कारें जो ऐसा लगता है कि घर के अंदर पार्क होंगी, उन्हें भी नुकसान पहुंचा है इस कार्रवाई में। और बड़ी बिल्डिंग जब बुलडोजर चला तो आप देखिए किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई, ध्वस्त हो गई। और अंदर पार्किंग में जो कार्स खड़ी थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 2-3 कारें नजर आ रही हैं जिनका बुरा हाल हो गया। जब बिल्डिंग गिरी तो वो कार भी उसकी चपेट में आ गई। तो पत्थरबाज के घर पर एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि इस आलीशान घर की कीमत 5 करोड़ रुपए थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। उधर अयोध्या रेप कांड पर योगी सरकार भी सख्त है। आरोपी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला है। आपको ये बता दें, ये देखिए तस्वीरें भी अब आ गई हैं सामने, किस तरीके से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराया गया। आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि दरअसल सरकारी जमीन पर यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसका निर्माण हुआ था और उसके बाद जब कार्रवाई की गई तो इसके इस हिस्से को जो बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर यह बिल्डिंग बनी थी उसे तोड़ दिया गया है। उधर कन्नौज रेप केस में सीएम योगी का एक्शन। आरोपी नवाब सिंह के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। नवाब के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला है। नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप है। समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह, वीडियो आने के बाद समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया था। आइए मैं सीधे आपको वीरेश के पास लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है वीरेश, उससे जुड़ी कुछ और जानकारी है क्या आपके पास? हुआ नहीं, हो रहा है। और ये एक्शन सवेरे 11 बजे से चल रहा है और जो बुलडोजर है वो लगातार गरज रहा है, बरस रहा है। और यही वजह है कि मोहित खान जो मुख्य आरोपी है उसका ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जमींदोज होने के करीब करीब है। और हमारे साथ हैं अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव सत्येंद्र सिंह जी, जिनके नेतृत्व में ये ऑपरेशन सुबह से चल रहा है। और यहीं पर बेकरी थी और ये देखिए बुलडोजर अपना काम लगातार निरंतर बड़ी शिद्दत के साथ कर रहा है। जो आरोपी हैं उन्हें दंड देने का काम कर रहा है। सत्येंद्र सिंह जी, क्या भूमिका है? ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप कह रहे थे कि नक्शा पास नहीं था, अवैध था, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ था ये इसने ज़मीन पे कब्जा कर रखा था चक्रोड और हम तालाब की ज़मीन पे। इसके अलावा इनको पूर्व में ही नोटिस दी जा चुकी थी ये अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जो है, क्योंकि इनका नक्शा पास नहीं था कहीं से भी जो है, तो इस संबंध में नोटिस दी गई थी। और कई बार नोटिस देने के बावजूद भी इनके द्वारा न श्रमण मानचित्र नहीं दिखाया जो है और ना ही किसी प्रकार से जो है कोई कार्रवाई कोई जो है अपना मानचित्र ला के जमा करा। इसी के तहत दोस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी और उसी दोस्तीकरण को अमल में लाते हुए जो है आज ये कार्रवाई की जा रही है। पूरी तरह से इसको तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है। आपने बेकरी भी तोड़ी है जो बगल में 50 मीटर पे जमींदोज है, और ये कब तक तोड़ दिया जाएगा? ये लगी हुई है, हमारी जेसीबी और पोकलैंड लगी हुई है। जल्द ही 1 से 1.5 घंटे में टूट जाएगा। लगभग 70% टूट चुका है। इसके बाद ये टूट जाएगा। इसके बाद टूट जाएगा। कोर्ट का क्या अभी आदेश आया? अभी जो हमारे वकील से बात हुई है कि माननीय हाई कोर्ट में इस चीज़ को उठाया गया था मुद्दे को, लेकिन वहाँ कोर्ट ने तारीख दे दी है, इनको स्टे नहीं दिया है। अच्छा, इनके परिवार वाले, मोहित खान के परिवार वाले कोर्ट गए थे, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने अभी तारीख दे दी है, क्योंकि जो इसमें एक्चुअल वादी है और कुछ टेक्निकल कारण है, उतना मुझे डिटेल अभी नहीं पता चल पाई है। ठीक है वीरेश, कुल मिलाकर बड़ी बात ये नजर आ रही है कि योगी सरकार, उनका प्रशासन पूरी तरीके से सख्त दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। कोलकाता केस से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर। पीड़ित परिवार को प्रशासन पर भरोसा नहीं, पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है। एबीपी न्यूज से पीड़ित परिवार ने कहा सीबीआई जांच के नतीजे नहीं आए हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, ये तमाम बातें कही गई हैं। कोलकाता की पीड़िता के माता पिता हमारे साथ हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पहुंच रहा है इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ रहा है, तो वहीं साथ ही साथ वो क्या सोच रहे हैं इस समय, क्या सोच रहे हैं, इंसाफ के करीब आ रहे हैं अभी? हम सोच नहीं रहा है, हम आशा कर रहा है कुछ ना कुछ जस्टिस मिलना चाहिए हम लोगों का। और क्या करेगा जो सीबीआई, हम लोग तो मांग किया था अच्छे वाला एजेंसी इसका तदंत करे, लेकिन वो तो अभी जो 10-11 दिन उसको चार्ज में लिया है, कोई तो रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, सामने नहीं आया कोई रिजल्ट, कोई गिरफ्तार हो के क्या ये अपराध चिन्हित किया है, कोई तो रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या बेटी कोई किताब लिखती थी, डायरी लिखती थी, क्या लिखती थी? इस पेज में एक लिखा हुआ है, वो एक ही बात हम बोलेंगे और कोई विचार के लिए थोड़ा दिक्कत है बोलने का।
लिखा था हमको गोल्ड, ये मेमडी में गोल्ड मेडल चाहिए, वो लिखा था उस दिन में। और बाबा माँ के भालो रखता है, बेटा बोलो माँ बाप को अच्छे रखेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कुछ उस पेज में क्या लिखा हुआ है, वो जब हमारा वाइफ को दिखा रहा था, वो लड़की का माँ को दिखा रहा था, उस टाइम में मेरा माजले भैया उसका तस्वीर खींच लिया था। वो पेश कहा गया कि सीबीआई के पास पूछे कि नहीं, हम लोग को मालूम है। डायरी जो लिखती थी वो डायरी अभी आपके पास है कि हमारा तो कॉलेज में ही था, वो तो सीजन लिस्ट में है, सीबीआई के पास गया है कि नहीं है तो वही उसका बात है। सीबीआई ने आपसे बातचीत की है, कोई पूछताछ की है, क्या क्या पूछा है कभी, या कोई चीज़ आपको लगती है जो ये भी नहीं बताएगा। संदीप घोष से बार बार पूछताछ हो रही है, माना जा रहा है करप्शन से लेकर बहुत सारी बातें उनकी सामने आ रही हैं। कभी बिटिया ने कुछ बताया था आपको? नहीं, वही बताया। किसी बारे में? हाँ, नहीं, उसको इस सब बारे में वो ध्यान नहीं लगाता था। उसका पेशेंट के पास ही ध्यान था, पेशेंट के साथ क्या होता था सारे दिन में, ये आके घर में कभी कभी बोलते थे। जैसे क्या क्या बोलते थे? वो जो पेशेंट आज यही पेशेंट आया, या इसका एक लंच है, एक लंच से एक आदमी जिंदा है, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ा, ये सब बोलता आता था। जब सरकारी अस्पताल में काम करती हैं तो कभी ये भी बताया कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं या ऐसी समस्याएं हैं कि ये तो बोलते ही थे, लेकिन उसमें तो बस तो था, तो 4 साल कल्याणी में था, इधर भी 2 साल हो गया, उसमें कोई दिक्कत उसका नहीं था। सरकारी अस्पताल के सवाल उठ रहे थे कि सुरक्षा के बारे में कभी उसने घर पे कुछ बताया कि हमको सुरक्षित? नहीं, वो सब बताओ, बापी को माँ को कोई किसी बात पर टेंशन हो, वो सब बात हमको नहीं कभी बताते। जो काम करते थे, काम करने में आसपास में कभी किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई बहस हुई हो? नहीं, ये सब वो जो किसी के साथ झगड़ा क्यों करेगा, वो जो बोलते ठीक है तुमको काम करना नहीं, हम उसको काम कर देंगे, वही काम कर देते थे। बेटी 36 घंटे काम करती थी लगातार, कभी लगता था कि इतना काम करेगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी डॉक्टर की ही? ना, पेशेंट नहीं थे पर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था उसका। ये वो इधर से आके भी रात 3 बजे 4 बजे तक पढ़ते थे, और उधर से आके कभी कभी पेशेंट भी देखते थे। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये सरकार কিছু একটা হচ্ছে, কিছু একটা না হলে কেন বাইরে আসবে না যে আসল দোষী, এত दिन হয়ে গেল, इतना दिन से बाहर नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं गया, कोई ना कोई तो साजिश है ही उसका। बेटी के शरीर को जब आपने आखिरी बार देखा था तो माँ के दिल पर क्या बीती थी उस समय देखकर? ये একটা মা হয়ে এটা বল, माँ पिता माता होके ये बोलना बहुत दिक्कत के सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की थी सरकार ने, और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4 बजे 4:30 बज गए उस टाइम में, उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था कि सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। क्या बात है तो जो जानता है। सरकार में अगर अस्पताल में सुविधाएं ज़्यादा होती, सीसीटीवी होता तो आज इतनी समस्या नहीं होती, लगता है इस बात को? ये तो अभी जो कड़ी चल रहा है, ये चलने से तो नहीं घटना घटते। जो घटाया है वो तो उसका साहस नहीं होता ना। अभी तो उस टाइम में ढीला ढाला था, इसलिए उसका, और किसी ने उसको साथ जो गलत काम किया है, इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके लिए डिपार्टमेंट जानता है पूरा, हमको तो मालूम है। डिपार्टमेंट जानता है कौन है इसके? और तो जानता हो, वो जरूर जानता है। डिपार्टमेंट का अंदर हुआ है, नहीं जानेगा? हमारा पास कोई काम करेगा उसका जिम्मेदार हमारा नहीं है, लेकिन वो लोग अभी तक 15 दिन हो गया हमसे कोई बात नहीं किया, एक खबर दे दिया, बस उसका पूरा काम खत्म हो गया। ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हैं, इंसाफ मांग रही हैं। इनसे उन्होंने इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतारता है, फिर कोई इसका इंसाफ चाहे उनका अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो 144 धारा जारी किया है और स्टूडेंट को बार बार प्रेशर कर रहा है। 14 अगस्त को जो घटना हुई उसके बाद आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है। डॉक्टर्स वापस काम करने के लिए खुद को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस उनका दिल में, सबका दिल में, आपका भी काम करने का अच्छा नहीं लग रहा है, वो तो आप उसके सामने ही घटना घटी है।
उसको काम करना अच्छा कैसे लगेगा? आपने वो सब तो आपने अपना दीदी और अपने बहन का अपने बच्चे का स्थान पर मेरा लड़की को बिठा दिया, इसलिए तो वो लोग काम पर नहीं जा रहा है। उन लोग बोलते हैं हम लोग का ऐसे सूरा काम लोग ऐसे साइन नहीं होता है उसका। जनता में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उसको देख के आप क्या अनुभूति करते हैं? गुस्सा है नहीं, गुस्सा तो जो है इसलिए तो हमको ये हिम्मत है, वो हिम्मत हमारा हिम्मत बढ़ा रहा है। हम लोग तो इसलिए बोल रहा है जो सब हमारा पास रहे, जितना दिन हमको जस्टिस नहीं मिले हम वो लोगों से हम यही मिनती है। और एक मिनती है आपका माध्यम से, जो लोग इस हमारा लड़की को लेके, लड़की गुजर गया है उसको लेके बिजनेस करना चाहते हैं फिर सोशल मीडिया में, इसको भी आपका चैनल के द्वारा हम बोलते हैं उसको भी बंद करने का कोशिश कीजिए। सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा है आपको इंसाफ मिलने का? टास्क फोर्स भी बनी है। विचार विभाग के ऊपर से तो भरोसा रखना ही पड़ता है जो भी हो, और सीबीआई के ऊपर भरोसा है बोल के तो अभी तक हम आशा में है। पीड़िता की माँ क्या बोलेंगी ममता बनर्जी के যদি কিছু বলতে হয় কি বলতে চান? বাংলায় বলবি? আমার মেয়ের নামে যে ফেক নিউজ হচ্ছে, ফেক ভিডিও হচ্ছে, এগুলো চাইবো যেন প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়। এগুলো আমি নিতে পারছি না। যত তাড়াতাড়ি বিচার পাই এই সেই ব্যবস্থাটা করুন। এবং মানে পুরো বিশ্ববাসী আমার পাশে যে আছেন, যত এত লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে মনে করি আমি তাদের কোটি কোটি ছেলে মেয়ে, তারা যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, আমি যতদিন বিচার না পাই तारा जना हमारे पास था। बहुत सारे लोगों ने आपको फ़ोन किया होगा, क्या बोल रहे हैं लोग फ़ोन करके आपसे? आश्वस्त तो कर रहा है, सभी आश्वस्त दे रहा है, क्या करेगा उसको, उसका बाद ज़्यादा तो उसका हाथ में भी नहीं है ना। कोलकाता पुलिस से या किसी और से फ़ोन आया अभी तक? कोलकाता पुलिस से अभी तक और कोई फ़ोन नहीं आया। इंतज़ार है इंसाफ? तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। इंतज़ार है एक इंसाफ का कि वो जल्द ही मिलेगा, चाहे कोर्ट के अदालत से मिले या फिर जनता की अदालत में मिले। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर 24 परगना, एबीपी न्यूज़। तो मां, माटी और मानुष का नारा दिया था ममता बनर्जी ने जब सत्ता में आई थी, और देखिए उनके शासन में, उनके राज में क्या हो रहा है। इस बीच एक खबर यह आ रही है कि एम्स के बाद अब आरएमएल के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के भरोसे के बाद हड़ताल खत्म। सफदरजंग के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल हालांकि अभी जारी है, लेकिन ये मरीजों के लिए राहत वाली बात है। जिस तरीके से पहले एम्स से खबर आई, उसके बाद आरएमएल हॉस्पिटल से। खबर में अब आगे बढ़ते हैं। आज रात ट्रेन से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पोलैंड से ट्रेन से यूक्रेन के एक दिन के दौरे पर मोदी कल सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। 7 घंटे कीव में बिताने के बाद वापस ट्रेन से ही वो लौटेंगे। और कीव में मौजूद हैं मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। जगविंदर, प्रधानमंत्री का ये दौरा किन मायनों में खास, और वहां पर किस तरह की हलचल अभी आप देख पा रहे हैं? अभी पहुंचने वाले हैं मोदी। देखिए, मोदी कल सुबह पहुंचेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारतीय समुदाय के उन लोगों के बीच में जो बेहद उत्साहित है। अखिलेश, खास बात यहाँ ये है कि मोदी के आने से इन लोगों को ये लगता है कि एक तरफ तो जहाँ युद्ध में शांति का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि एक तरफ रूस में मोदी का दौरा हुआ है और अगले महीने यानी कल वो यहाँ पर यूक्रेन में पहुंच रहे हैं। तो एक तो वो शांति के रास्तों निकालने को लेकर यहाँ भारतीय समुदाय बड़ा आश्वस्त है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ भारतीयों को बड़ी शक की नजर से देखा जाने लगा था जब से रूस से युद्ध चल रहा है, और जिस तरह से कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से रूस के साथ होते हैं, तो यहाँ उन भारतीय बिजनेसमैनों के लिए, उस भारतीय समुदाय के लिए शक का ये दायरा और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसे में इन भारतीय समुदाय के लोगों को लगता है कि मोदी के यहाँ आने से उन्हें जो शक की नजर से देखा जा रहा है, उनके जो यहाँ कारोबार में अड़चने आ जाती हैं भारतीय होने के कारण, शायद उन पर भी विराम लगेगा या फिर वो कम हो जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कीव में 1982 के बाद ये पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और उस दौर में आ रहे हैं जब रूस के साथ 2 साल से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और लगातार एक दूसरे के ऊपर खतरनाक हमले कर रहे हैं, चाहे वो मिसाइल से हो चाहे वो ड्रोन से हो। तो ऐसे में क्या भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, तो क्या वो शांति का रास्ता निकलेगा? जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी नजर इस बात पर लगी हुई है कि रूस में जो बातें मोदी ने की होंगी पुतिन से,
क्या उसी तरह जेलेंस्की को वो मैसेज के तौर पर पहुंचाएंगे? और जेलेंस्की क्या उनकी बात को आगे अमेरिका के साथ डिस्कस करेंगे? क्या पश्चिम देश जो हैं वो ये चाहेंगे कि भारत इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाए? भारत किस हद तक संतुलन बनाकर ये काम कर सकता है? इन तमाम चीजों को लेकर ना सिर्फ भारतीय समुदाय, ना फिर यहाँ के भारतीय लोगों की, बिजनेस और ट्रेड से जुड़ी कम्युनिटी की, बल्कि दुनिया की और तमाम उन शक्तियों की नजर लगी हुई है जो ये चाहती हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध रुक जाए। चलिए, शुक्रिया जगविंदर इस जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही वहां से कुछ और अपडेट आप हम तक पहुंचाएंगे, दर्शकों तक वो जानकारी भी हम पहुंचाने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।